हेलो और वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड। मैं हूं उजैर यूनुस और मेरे साथ अंबर शमसी मौजूद है। मैं अमजद शमसी या अमजद नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। अमजद इसलिए क्योंकि मैं कह रहा था कि अंबर आप एक नया अकाउंट सुनने में आया, स्टार्ट करिए जर्नो वाइब्स के नाम से, जिस पे जर्नलिज्म की वाइब्स की बात होगी। तो मैं कहते कहते ये कि अंबर शमसी से अमजद शमसी हो गया, जर्नो मेरे दिमाग में था। नहीं, वो अकाउंट लॉन्च होना चाहिए इंस्टाग्राम पे जिस पे वाइब्स के ऊपर भी आप अपना तबसरा दें, इन्फ्लुएंसिंग करें जरा। influencing. I would love to be a influencer because, according to one report, being a journalist is not as influential. Influencers are influencing. एग्जैक्टली मुझे लगता है सीईजे में एक नया डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन इन्फ्लुएंसिंग भी। Special शाजेब, course how to become a media influencer. बिल्कुल, अगर शाजेब सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट तो शाजेब प्रपोजल लेके आ जाइएगा पीर के दिन। यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है बिकॉज इट्स जून टींथ वीकेंड। तो आप सबको जून टींथ मुबारक हो। जून टींथ का बैकग्राउंड ये है कि 1865 में 19 जून को मेजर जनरल ने टेक्सास में गुलामों को फ्री किया, जो कि जिस पे सिविल वॉर चल रही थी। तो अब वो 2021 से फेडरल हॉलीडे अमेरिका में। तो एक अच्छी बात है कि इस दिन को भी अब फाइनली सेलिब्रेट किया जाता है। बट एजेंडा काफी लंबा है अंबर हमारा। आज हम बात Just quick करेंगे। comment. आई थिंक पाकिस्तान में शायद हम थोड़े से परेशान हो जो कहेंगे कि जनरल ने गुलामी से आजादी हुई थी, लेकिन चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्नल ने जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट काफी सारे कर दिए थे। इब्राहिम लिंकन के बाद जो है काफी सारे लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट्स हुए थे। अभी तक चल रहे हैं, वो रोल आउट कंप्लीट नहीं हुआ वैसे अमेरिका में भी। बट पाकिस्तान में काफी सारी चीजें हुई। हम आज बात करेंगे कराची के मेयोरल इलेक्शन में क्या ये डेमोक्रेसी की रिवेंज थी या डेमोक्रेसी से रिवेंज थी। इस पे अंबर शेयर करेंगी अपना व्यू। इसहाक डार साहब का एक मेल्टडाउन हुआ है, उस पर बात करेंगे। ग्रीस में एक ट्रेजिडी हुई फॉर माइग्रेंट बोट क्रैश, काफ़ी सारे उसमें पाकिस्तानी थे। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल एंड देन सम अदर स्टोरीज, स्पेशली शहरियार आफरीदी जो हैं उनको पेश किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स थ्रेटन की हैं ऑर्डर्स ना मानने पे अथॉरिटीज़ को। तो उस पर भी विल टच अपॉन के उस तरफ क्या चल रहा है। नंबर पैक्ड एजेंडा। आप कराची में हैं, कराची में मुर्तज़ा वहाब अनइलेक्टेड इलेक्टेड मेयर बन गए। तो पहले तो ज़रा बताएं हुआ क्या और इन इलेक्शंस की सिग्निफिकेंस क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा, कंग्रेचुलेट किया और फिर कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं कि उनकी सेटिंग हो चुकी है काफ़ी अच्छी तरह से। हाँ, ये इस वक्त तो यही बात चल रही है ना, एक जरदारी सब पे भारी। अम, देखिए, जाहिर है ये कराची का जो इंतखाब है, और मेरा मानना है कि ये, जैसे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जिस तरीके से हमने कराची का मेयरशिप हमने जीती है, हम आम इंतखाबात में भी हम जीतेंगे, तो फिर आपको एक झलक ही नजर आती है कि किस तरीके से ये इंतखाबात होंगे। दिस विल बी अ वेरी डर्टी इलेक्शन। आई एम नॉट सेइंग द लास्ट इलेक्शन वाजंट डर्टी, बट इट मींस दैट वी आर नॉट गेटिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन we were hoping for, and frankly I don't see it happening either, to be honest. So कराची में क्या हुआ? कराची में ऐसा हुआ कि हमें मुख्तलिफ फेजेस में इंतखाबात हुए थे, बल्दियाती इंतखाबात का। जो जस्ट लिटिल सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, जो कानून साजी, क्योंकि सूबाई असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डोमिनेंस है, they've been able to pass a lot of laws and manage to get a lot of things done, जिससे आपको प्री इलेक्शन आप रिगिंग कह सकते हैं, जेरी मैंडरिंग कह सकते हैं। उसका किस तरीके से होता है, वो इस तरह से होता है कि क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। सो आप अपने खास कुछ ऐसे हलके हैं या काउंसिल्स हैं जिनमें कुछ में ज्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी, कुछ में कम होगी। इट्स वेरी अनइवन, एंड व्हाट दैट मींस इज इवेंचुअली कि कुछ इलाकों में जहां अगर आपके ज्यादा एक खास पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफर करते हैं या वहां आपका वोट बैंक ज्यादा है, तो फिर आपके उन छोटे छोटे हलकों में ज्यादा आपके काउंसलर्स इलेक्ट हो जाएंगे, जो फिर आखिर मेयर में इलेक्ट होंगे। दैट्स वन वे आपके प्री इलेक्शन, जिसको रिगिंग कहते हैं, जेरीमैंडरिंग कहते हैं, ये की गई थी। और और ये अंबर, अगर मैं इंटरप्ट करूं आपको, तो ये बुनियादी जमहूरी असूलों के खिलाफ है, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज अ कोर प्रिंसिपल इन एनी डेमोक्रेसी। यानी कि 1 लाख लोगों के हिसाब से अगर एक सीट है तो वो कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ था देयर इज एन लिमिटेशन में। आइडियल साइज सो दैट एवरीबडी, जो आपके एक हलके में या यूनिट में जितनी रिप्रेजेंटेशन हो, उसकी उसकी रिप्रेजेंटेशन
in the elected members वो उतनी बराबर की होनी चाहिए, so they all get a say in a voice in a particular council. जैसे gerrymandering की term जो है हमने आप ही के मुल्क से सीखी है, तो ऐसा don't pretend like it just happens in अमेरिका Pakistan. तो माहिर है, और अमेरिका में अगर मैं इस पे कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं जेरी मैंडरिंग के हिसाब से, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक ये केसेस गए हैं। ये केसेस जो हैं विस्कॉन्सिन के इलेक्शन पे, हमने जब कुछ महीनों पहले बात की थी, सुप्रीम कोर्ट विस्कॉन्सिन के इलेक्शंस होते हैं जज के, तो ये ओवर शैडो कर रहा था जेरी मैंडरिंग का इशू उस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि अगर वहाँ रिपब्लिकन जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाते विस्कॉन्सिन पे, तो लोगों का खतरा था कि अबॉर्शन राइट्स और जेरीमैंडरिंग के ऊपर एक तरह से बर्तरी मिल जाएगी रिपब्लिकन्स को। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये हमने इजाद की है इस मुल्क के अंदर, और काफी सारे इस पे बहस भी यहाँ भी चल रही है। So I do think, I mean, just a quick comment on this. The reason I'm talking about this is I think that ये जो सारा कराची का इलेक्शन is why it's important as well. अब आप देखें इस वक्त सियासी मंजरनामा ऐसे देखें जहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरबियत हुई भी है. They couldn't get their act together during the local bodies election. उन्होंने ज़ाहिर है rigging allege भी की, जैसे जमात इस्लामी और हाफिज नईम ने की, लेकिन जमात इस्लामी has obviously won the largest number of seats, जिससे यही होना चाहिए था असूली तौर पर कि उन्हीं का मेयर इलेक्ट होना था. अब इनमें बातचीत भी हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, कोशिश की गई थी. आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वांटेड के जमात इस्लामी तस्लीम कर ले कि उनका डेप्यूटी मेयर उनको मिल जाए और मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाए, लेकिन दो स्टॉक्स ब्रोक डाउन एज वेल. एनक्यूएम पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था ये इलेक्शन जम होने के बाद. जस्ट अगेन अ क्विक रिमाइंडर, व्हिच मींस के उनका वोटर नहीं निकला. दे हैड बीन एक्चुअली कैंपेनिंग जस्ट अ लिटिल प्रायर टू द एक्चुअल इलेक्शंस, लेकिन दे डिड डिसाइड नॉट टू पार्टिसिपेट. उसका एडवांटेज कुछ हद तक जमात इस्लामी को भी गया था, कुछ इलाकों में कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी गया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मैं ये भी कहूंगी, एंड जस्ट टू बी ऑन द फेयर साइड, सिर्फ electoral advantage हासिल नहीं किया because of their dominance in the assembly, but they also did campaign and sort of maneuvered things such कि उनका ही मेयर इलेक्ट हो. किस तरह से हो जाए, I think the sort of biggest tragedy here is कि बिलाखिर मैं मुर्तजा वहाब के बारे में भी बात करूंगी कि उन्होंने इलेक्शंस के बाद कानून पास करवा लिया ऐसे कि जो मेयर है he does not need to be directly elected. So this was an indirect election. 6 माह बाद उनको काउंसिल के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना होगा. So eventually what happened was कि आपको उस दिन भी आपको हैदराबाद में, आपको कराची में आर्ट्स काउंसिल के सामने भी कुछ आपको तशद्दुद के वाक़यात नजर आए. क्लैशेस हुए थे जेआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान. For good reason, जमात इस्लामी is say crying murder, और वो दोबारा से उनका उन्होंने चैलेंज किया है ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है मुर्तजा वहाब की एज अ मेयर. that has also been challenged in the Sindh High Court. इसके साथ साथ they've obviously been challenging, they've said that they're going to take to the streets and they're going to the courts as well. I mean, Murtaza Wahab has been administrator of Karachi जब से ये तहलील हुई है local bodies for about a year. Not saying that he's not a smart guy, but I think the problem is that this is not a fair election. And the problem is that जिस तरीके से things were maneuvered in order to get him elected, I think it doesn't really bode well for the general elections. If that's how Bilawal Bhutto Zardari thinks कि elections ऐसे होने चाहिए, क्योंकि it means that आपका I mean, as an example, Murtaza Wahab has been very active, has done some good things, some not so good things. There's a very key difference in how Jamaat-e-Islami views how Karachi should be run, how Pakistan People's Party, unka bahut emphasis is waqt public-private partnership pe hai, which has gotten into trouble. He has been receptive to criticism, to be fair again. Lekin Jamaat-e-Islami does not believe in public-private partnerships, for instance. The big problem in Karachi, of course, is Karachi एक इदारे का नहीं है. कराची में तकरीबन I think there are about 14 small entities that actually run much of it. सबसे बड़ी जो इसकी इंटरेस्ट या स्टेक होल्डर है वो एक्चुअली मिलिट्री है through cantonment areas, and that's a tricky one. So I think it's a bad omen in terms of elections, but it's also a test for Pakistan People's Party, and obviously उनको एक advantage मिलेगा कराची के वोट्स के हवाले से. और आगे जाकर जनरल इलेक्शंस में हम देखें MQM will be back in the game.
Pakistan Tehreek-e-Insaf, at least in Sindh and Karachi, is obviously considerably weaker. Ali Zaidi, for instance, has joined Istehkam-e-Pakistan. Asad Umar still with the PTI, but at the same time, इनका वैसे ही इनका जो infrastructure है वो खत्म है. Last point, it isn't just the gerrymandering. ये जो 30 पाकिस्तान तहरीक है, बल्कि सिराजुल हक और इमरान खान की मुलाकात हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सपोर्ट जमात इस्लामी, इनके कुल मिला के half, it would have meant that half his name would have been elected mayor. Of course, आखिरी मिनट पे कोई 30 ऐसे थे जो काउंसलर्स जो गायब थे, गुमशुदा थे, उनकी जबरी गुमशुदगी हुई थी. अकॉर्डिंग टू सम क्लेम्स एजाज सईद तो उनमें से एक है. उनको 19 ऐसे हैं जिनको एक सेफ हाउस में रखा गया था. So really, I mean, I think that's it's stealing the mandate of people who would like a fair election, and it's a test for Pakistan People's Party. Now you have to deliver. कर लिया आपने जो धांधली करनी थी, now deliver. बिल्कुल. और इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन नंबर के ऑन इट्स ओन पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा सीटें थी जेरीमैंडरिंग के बाद. Yes, you're absolutely right. वो उनके मिलाकर जमात इस्लामी की ज्यादा बनती थी, पीटीआई की ज्यादा थी. Thank you for correcting me. Yes. जी. तो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली जेरीमैंडरिंग हुई, फिर रिगिंग की एलिगेशंस हुई. जैसा आपने कहा, आजाज ने कहा, बताया कि 18 लोग गालिबन डीएचए के घर में मैसूर थे. वीडियोस आई, बाहर ताला लगा दिया था, लोगों को अंदर आने नहीं दिया वोट देने के लिए. और जो डिफरेंस है मार्जिन का, यानी कि पूरा हाउस मौजूद नहीं था उस इलेक्शन में, नंबर एक उस दिन. नंबर दो कि ये बड़ा अजीब सा कानून चेंज किया गया इलेक्शन के बाद बाय द पार्टी, जो कहती है हम डेमोक्रेटिक नॉर्म में बिलीव करते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया पाकिस्तान को कि जी ठीक है आप इलेक्शन में तो लड़े ही नहीं. और इलेक्शन के दौरान ही सईद गनी का मेरे ख्याल में एक बयान है कि मुर्तज़ा वहाब तो कंटेंडर ही नहीं है. तो फिर उनके लिए कानून स्पेशली चेंज किया गया. तो ये कैसा जमहूरी नॉर्म है, इस पे भी सवाल बनता है पीपल्स पार्टी से. और फिर अल्टीमेटली जो बिगर पिक्चर इशू है कराची का, कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये प्रॉबेबली 30 to 35% शहर का जो इलाका है, जैसे आपने भी बताया, उसको गवर्न करते हैं. और कराची का जो प्रॉब्लम है कि एक शारा फैसल का रोड एक के हाथ में है, उसके आगे जाएंगे तो दूसरे के हाथ में, और उसी की दूसरी वाली साइड किसी और के हाथ में. तो ये शहर चलाएंगे कैसे, ये भी देखना होगा. मैं इनफैक्ट फरवरी में जब कराची आया था तो मेवा शाह कब्रिस्तान गया, वहाँ पे काफ़ी मेरे फैमिली मेम्बर्स दफन है. तो वहाँ जब ड्राइव कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि ऑफ रोड सफारी पे मैं कहीं जा रहा हूँ. हालात ऐसे थे वहाँ पे. और ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है भुट्टो के ज़माने से. तो वहाँ मेरी जो इस लोगों से बात हुई जो वहाँ कब्रिस्तान में, जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, तो उन्होंने बड़े मज़े की बात की. उन्होंने कहा कि जब इलेक्शंस की कैंपेन चल रही थी तो बड़ा मुर्तज़ा वहाब ने काम किया, यहाँ रोड लेवल हुआ, कहा हम रोड बनाएंगे और ठीक करेंगे ड्रेनेज को वगैरह. लेकिन फिर जैसे ही इलेक्शन के वोट के दिन के बाद से काम रुक गया और अभी तक रुका हुआ है और अभी तक वहाँ पे काम कुछ नहीं हुआ. तो शायद अब क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर अनइलेक्टेड इलेक्ट हो गए हैं मेयर, तो शायद अब वो रिज्यूम हो जाए काम और उसके जो ठेके थे वो वापस इशू किए जाएं. लेकिन ये ट्रेजिडी है कराची की कि इस तरह काम चलता है. और इनफैक्ट पीपल्स पार्टी अगर कहती है कि हम कराची की ओनरशिप लेते हैं, तो उस शहर के अंदर काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो दिहाइयों से पीपल्स पार्टी को वोट देते आए हैं. और वहाँ भी अगर आप चले जाएं और पब्लिक हेल्थ केयर देखें और एजुकेशन देखें, बच्चे वहाँ पे स्कूल नहीं जाते, उनके पास पैसे नहीं होते, वो बगैर चप्पलों के भाग रहे होते हैं. तो ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है. और वहाँ अगर उन्होंने कुछ नहीं डिलीवर किया तो बाकी इलाकों का तो फिर खुदा ही हाफिज है मेरे ख्याल में. Yes, yeah. So I mean, let's move on and let's see. It obviously gives an opportunity advantage मिल जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को in the coming election. But I think let's move on. थोड़ा सा हम कराची से हटकर थोड़ा सा हम शुमाल में जाते हैं. शुमाल में क्योंकि वहाँ वफाकी हुकूमत है और इस वक्त इसहाक डार साहब बहुत आपके आपके फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं उज़ैर, मुझे पता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस अपॉन प्रेस कॉन्फ्रेंस. बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपॉन प्रेस कॉन्फ्रेंस. और फिर वजीर आजम ने भी उनकी सपोर्ट में बयान जारी किया. मिफ्ता इस्माइल साहब शाहजेब खानजादा शो पे गए और अपने आप को थोड़ा ज़हीर अब्बास से कंपेयर कर रहे थे कि ज़हीर अब्बास स्विंग खेल. शाहजेब ने उनको एक दो दफ़ा कहा भी तो वो भी थोड़ा मुस्कुराए मिफ्ता साहब. तो देखें, अब समझ नहीं आ रही कि इसहाक डार साहब जो हैं क्या सोच रहे हैं. कभी एक दिन एक बात कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहते हैं. कभी बैनुल अक़वामी साजिश हो रही होती है,
फिर आ जाता है कि स्टेट ने फैसला किया, ये शहबाज राना का क्लेम था इस वीकेंड, 2-3 दिन, 1-2 दिन पहले, कि स्टेट ने फैसला किया है कि 9th रिव्यू होगा। लेकिन डार साहब तो मूड में नहीं है 9th रिव्यू के। तो जो है समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ नून लीग के अंदर भी खानदान ने जो है अपने आप को कंसोलिडेट किया है कि आप खानदान के कंसोलिडेट खिलाफ किया है, जाएंगे तो क्योंकि आप क्या पार्टी से होता है, बाहर हैं। यही बात है ना, यही हमें वजीर आजम शहबाज शरीफ तो बता रहे हैं ना कि वो डॉक्टर साहब इतनी मेहनत करते हैं, बीमार हो रहे हैं, रातें गुजारते हैं दफ्तर में, और आप शक की निगाह से उनको देख रहे हैं। बट यस, आई थिंक अदर देन इसाक डार, आई थिंक उनको मैं एक मशवरा दूंगी कि आप जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। बहुत शौक होता है सियासतदानों को, वजीरों को, कुछ वुज़रा को खास तौर पे, जो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आई थिंक मेमोरेबली आई वुड से कि चौधरी निसार का भी मुझे बहुत याद है कि वो लंबी लंबी वीकेंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और हमें बैठ के ट्रांसक्राइब और सुनना पड़ता था। बट एनीवे, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप बेशक करें, बट जस्ट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लेट्स थिंक अबाउट द कंटेंट एज वेल। यानी कि आप कह रही पाकिस्तान है कि वो पर्ची से पढ़ें। व्हाई नॉट, नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं पर्ची को वैसे बजाते खुद उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, स्पेशली इफ यू गोइंग टू मेक huge gaps, and then huge gaps that have an impact obviously on stock exchanges and lenders. तो फिर मेरे ख्याल में पर्ची बेहतर ही है। ये ऑफ द कफ स्पॉन्टेनियस मर्दानगी का मुजाहरा करना doesn't work, it's not good, it's not a good look. आई फुली एग्री। बट इस वक्त अभी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने, स्पीकिंग ऑफ डेमोक्रेसीज, उन्होंने भी अपनी इंटरनल इलेक्शन करवाया जिसमें नो सरप्राइजेस। जो पहले थे दे आर बैक। शहबाज शरीफ साहब इस सदर मुंतखब हो गए, मरियम नवाज साहिबा सीनियर, आई थिंक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एहसन इकबाल साहब इज आल्सो बैक, इसाक डार फाइनेंस is also back, Mariam Aurangzeb is information, but obviously आपने मिफ्ता इस्माइल की बात की, was not there. शाहिद खाकान अब्बासी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी वहां नहीं थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात की नदीम मलिक को कि वो शायद इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं ले, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये दिस विल नॉट बी अ फेयर इलेक्शन, इट्स अ -1 डर्टी। फॉर्मूला है नून लीग का ये। ना, ये -1 है। सो द फैमिली has consolidated itself, standing fully behind Isaac Dar. I think I personally think um, he's jinxed, politically jinxed. I think it's not a good thing for PMLN, I think. और दूसरी तरफ वो अभी भी, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं चाहता था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते और वो सदर मुंतखब हो जाते इस जमात के, लेकिन जब तक वो नहीं है तो मैं हूँ। बट कोशिश कर रही है नून लीग, इसलिए क्योंकि उन्होंने सेनेट में एक बिल पास करवाया है जिसके तहत 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन होगी once you are disqualified by a court, once you're convicted. So that's obviously they're still trying to pave the way. Many people within the party as well feel that Shehbaz Sharif ने सुस्ती का मुजाहरा किया है, हर चीज तो गिवन कर देते हैं टू द मिलिट्री, बट जहां नवाज शरीफ की वापसी की बात होती है वहां उनकी आके फंस जाती है। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, बिकॉज रियली इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, अगर एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसोलिडेट कर रही है ट्राइंग टू गेट कराची, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज नीड्स अ बिट ऑफ अ, आई वुडंट से मिरेकल, बट दे डू नीड नवाज शरीफ बैक। मुझे तो नहीं लगता अंबर के मियाँ साहब के आने से भी कुछ मूड नहीं इतना लग फर्क रहा, पड़ेगा। उनका मूड नहीं लग रहा, वो मजे नहीं, में वो है। अगर आ भी जाएंगे तो वो क्या इतनी, इंग्लैंड का इतना जबरदस्त मौसम एंजॉय किया है उन्होंने, और फिर आके गर्मियों में कैंपेन करेंगे। और गर्मियों में क्या कैंपेन करेंगे कि महंगी रोटी दी है हमने आपको, 50% महंगाई दी है, कौन से खान साहब की बचाए, बुराइयां करेंगे, डिफॉल्ट से श्रीलंका बचा बनने से है। बचा। बिल्कुल, तो अब वो मुश्किल होगा, मुझे लगता है काफी देर कर दी आते आते या सोचने में उन्होंने। बिल्कुल। तो देखते हैं उस तरफ क्या होता है। आई थिंक तीसरी तरफ जो तीसरी बड़ी पार्टी है इसके अंदर या जो रह गई है, पीटीआई, आज उनके क्या कहते हैं, शहरियार आफरीदी की हाजिरी हुई कोर्ट में, उसकी वीडियोस भी चली। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ अंबर पढ़ के देख के कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। इट इज़ कंडेमनेबल कि आप किसी शख्स को डेथ रो सेल में डाल दें और फिर उनको वहां रखें। उनके लॉयर के मुताबिक उनके साथ टीबी के मरीज और दूसरे जो मरीज हैं उनको भी सेल में डाला गया है। एंड एज वी ऑल नो, दीज आर हाईली इन्फेक्शियस डिजीजेस जो बड़ी तेजी से फैलते हैं और इंसान की जान जा सकती है इन इन बीमारियों से।
तो इट्स वेरी कंडेमनेबल। उनकी चेहरे से भी लग रहा था कि काफ़ी बुरे हालात में उनको रखा गया है, बट ही इन द वीडियोज एटलीस्ट सीम स्ट्रांग, वो खड़े हैं खान साहब के साथ, तो वो I भी mean, एक it's a तरह good से। thing. I think Shahid, we can also say that anybody who has opted to leave or wanted to leave or was pressured to leave might have left. हम इतना जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये, this been my position, things change, I could be wrong, but at least उसको खत्म क्या कला दम करार देने की कोशिश नहीं है. I do think that the powers that we want to keep it intact in whatever shape or form, to be to sort of um, not just as a democratic facade, but also just in terms of some degree of opposition as well. And जहाँ पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और एंटी पीपीपी वोट का कोई घर होगा. सो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान है. अभी बहुत अफसोस हुआ शहरियार आफरीदी को देख के. एंड there's a lot of people who keep saying that what is happening to Shehryar Afridi is not actually the military is doing. It is Rana Sanaullah और उनका इंतकाम. क्योंकि आपको याद होगा कि शहरियार आफरीदी बहुत पेश थे जब हेरोइन का केस लगाया गया था राना सनाउल्लाह के खिलाफ, और उनको भी काल कोठरी में डाला गया था. बट इस किस्म का जो इंतकाम है, व्हाट डज इट लीड यू? इट जस्ट क्रिएट्स मोर हेट एंड नथिंग एल्स. आई थिंक ये तो बस गुंडा करती है. बिल्कुल, आई एग्री। और ये चलती चली जा रही है। आज अभी रिकॉर्डिंग से पहले मैंने खान साहब की भी, या कासिम के अब्बा की भी एक ट्वीट पढ़ी। उनके एक लॉयर उनसे मिलने आए, हु आर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ के मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ वो पिटिशन करेंगे। तो वो लॉयर को उठा लिया गया है अकॉर्डिंग टू इमरान खान सोशल मीडिया। अगेन वेरी कंसर्निंग कि जी वो हक है एक शहरी का कि वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका नोटिस ले या ना ले, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो इस तरह उठा लेना, लोगों को हरास करना, ये सब इन अ वे, आपने जैसे शुरू में कहा, इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर तो नहीं होंगे, और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है तो उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली 2018 के बाद शायद कुछ लोगों ने तो ओपनली कहा और बताया, इन्फॉर्म किया लोगों को, तो शायद इस दफ़ा वो भी कसर ना छोड़ी जाए कि जो खिलाफ बात करे इन चीज़ों के उसको भी डराया धमकाया जाए। तो एक तरह से गुंडा राज है, और ये बढ़ती जा रही है बात एक तरह से पूरे मुल्क के अंदर। I mean, खत्म तो नहीं हो रही और ना बेहतर हो रही है. और some believe that it is they want to pressure Khan either boycotting the election or going into exile. I mean, I don't have information, तो मैं नहीं कह सकती, ताकि अब शाह महमूद कुरैशी की जो कोशिश थी उसी की तरफ थी. But it really doesn't. These are temporary measures that actually make things worse in the end. एक सियासी जमात है, उसका बड़ा वोट बैंक है, आपने लोगों में नफरतें फैलाती हैं, और आपने एक ऑर्गेनिक और the next election will not have credibility, not like this anyway. तो आप भूल जाएं. अब आप ये भी देख लें कि किस तरीके से अमेरिका में वीजा पे पाबंदी लगाई गई है, चाहे बांग्लादेश में हो के जहाँ जिनके खिलाफ रिगिंग की एलिगेशन हो उनको वीजा नहीं मिलेगा. आई वाज आल्सो रीडिंग अ स्टोरी अबाउट युगांडा as well, human rights abuses. So just I think it's not like people are not taking notice, and I'm not talking about lobbying, I'm not talking about, these are facts that you are there before you, and reporters are reporting, and people are telling their stories. इतना मैं कहूंगी कि one good thing that did happen over the weekend, and I was just listening to this, is कि Fawzia Bakar, who's been जो federal ombudsperson for workplace harassment की नई chair है, उन्होंने मुलाकात की थी यास्मीन राशिद से, and to check in on all the women who allegedly had been abused. Apparently it has not been exaggerated. I mean, it has been exaggerated, which is a good thing, and I think it's a good thing कि इस वक्त कोई government functionary है who is making that effort. It's really important right now. I think let's move on to another tragedy, and I think it's also reflective of much of the political uncertainty and economic situation in Pakistan जो चल रही है, और वो ये है कि यूनान यानी कि ग्रीस के कोस्ट के ऑफ one of those illegal immigrants, जो ships होती हैं, जो छोटी जो boats होती हैं, that capsized, वो डूब गई थी just off the coast of Greece. उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे.
एंड देयर वाज अबाउट 750 ऑन बोर्ड, इसमें बच्चे और खवातीन भी थे। जो सर्वाइवर्स हैं वो 104 हैं, कंफर्म डेथ्स और आई थिंक अबाउट 78 प्लस। उसमें अब पाकिस्तान के अलावा एंड आई थिंक दिस इज की कि किन ममालिक से लोग थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में, डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में अपने अक्सर जमा पूंजी होती है जो खर्च करके ये खतरनाक सफर तय करते हैं ताकि उनको एक बेहतर जिंदगी मिल जाए। उसमें अफगानिस्तान, सीरिया, इजिप्ट. So consider where Egypt is also going through, a tough economic situation. Syria, war for many years. Afghanistan, um, and then Pakistan. So consider where we are at the moment. और सबसे Uh, ज्यादा मैंने सिकंदर किरमानी की ट्वीट देखी तो वो कह रहे थे कि एटलीस्ट सम पीपल आर सेइंग कि 400 के करीब इसमें 750 में से 400 के करीब पाकिस्तानी थे इसमें। it's possible and I think this should be investigated because अभी भी they're looking. इसमें दूसरी मैं कहूंगी जो अहम नुक्ता सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तानी गिरफ्त डेस्परेशन में जा रहे हैं। आज ही खबर ये भी आई थी कि कराची में एक ह्यूमन ट्रैफिकर को गिरफ्तार किया गया था, was trying to escape to Azerbaijan and he was linked to two separate incidents that happened in April and February. We don't know which one though. And I want to also point out that just last year, US State Department की एक report होती है, which is about the state of human trafficking in persons report उसका नाम है, और 2022 में पाकिस्तान को वॉच लिस्ट से, यानी कि जो सबसे टियर 3 होता है उसको टियर 2 में लाया गया था क्योंकि कुछ कोशिश की गई है लोगों को पकड़ने की और प्रोसिक्यूट करने की। But obviously, given again desperation, and how many people are willing to cash in on that desperation, it's a difficult one. इसमें कुछ law enforcement भी कभी-कभी involved होती है because it's obviously very lucrative as well. मैं link डालूंगी for a very fantastic BBC Urdu documentary, and I do hope you watch it, on human trafficking और जिस तरीके से होती है, कौन जाता है, कैसे जाता है, जो ज़्यादातर route है is actually through Iran. So I think the Foreign Office has also taken notice of it. But really, ultimately, it has to be stopped at the borders. It has to be by catching traffickers. और protection उनको देनी चाहिए, जाहिर है, जो उनके हाथों लग जाते हैं. Yeah, no, it's very, I think, और again, part of the conversation आपने पहले वॉशिंगटन में लॉबिंग का भी जिक्र किया, तो एक कंसर्न यहाँ पे एग्नोस्टिक टू द सिचुएशन इन पाकिस्तान वो ये है कि अगर क्राइसिस बढ़ता है, डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जाता है, तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक लिबिया और सीरिया ऑन स्टेरॉइड्स इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन माइग्रेशन जो होगी, क्योंकि आबादी पाकिस्तान की कई गुना ज़्यादा है इन ममालिक से। तो आई थिंक ये जो डेवलपमेंट है, अनफॉर्चुनेट ट्रेजिडी जो है, ये थोड़ा और प्रेशर बिल्ड करेगी इन टर्म्स ऑफ के नोटिस लिया जाए पाकिस्तान की सिचुएशन का, हालात पे नज़र रखी जाए, क्योंकि अब मानसून का भी सीज़न आ रहा है, महंगाई है, माइग्रेशन हो रही है और मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही। तो इस पे काफ़ी सारे ममालिक इंक्लूडिंग यूरोप, द गल्फ एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल टेक अ लुक एट इट एंड आई थिंक विल बिगिन पेइंग मोर अटेंशन टू इट। एक मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि इन क्राइसिस के राउट्स किस तरह कॉम्प्लेक्स होते हैं और लोग कितने डेस्परेट होते हैं। अमेरिका में रियो ग्रांड की जो क्रॉसिंग है टेक्सास की साइड या एरिजोना की साइड पे, उस पे अब हम डेटा जब मैं देख रहा था 2-3 हफ्ते पहले, तो चीन से आपको लोग आते हुए नजर आ रहे हैं डेटा के अंदर, जब पकड़ते हैं वहां पे या क्वेश्चनिंग होती है लीगल माइग्रेंट्स की एज दे आर डिफाइंड। तो पहले चीन से इतने लोग नहीं आते थे, लेकिन क्योंकि चीन में जीरो कोविड लॉकडाउन था, उसकी वजह से अब लोग डेस्परेशन में घूमते हुए मैक्सिको जाते हैं और फिर मैक्सिको में जो नेटवर्क्स हैं, कायोटीज जिन्हें कहा जाता है, उनके थ्रू नॉर्थ जाने की कोशिश करते हैं। तो इट मस्ट बी, you cannot, mainstream discourse में, particularly western right wing discourse में, इनको इलीगल माइग्रेंट्स कह के डिसमिस कर दिया जाता है, उसमें रेसिज्म इन्वॉल्व है एक्सेट्रा। मेरा व्यू उसके अंदर हमेशा ये रहा है कि एक शख्स या एक खानदान जो इतने हजारों मील दूर से सब कुछ सैक्रिफाइस करके इतनी खतरनाक क्रॉसिंग करे, तो वो एक डेस्परेशन है, एक ऐसा ऑप्शन है जो कोई इंसान एक्सरसाइज नहीं करना चाहता until they're at the very edge. And again, from a public policy perspective for countries like the United States, मेरा तो व्यू यही रहा है कि इन लोगों को तो असाइलम देना चाहिए,
क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करके एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, तो आप उस मुआशरे में काफ़ी पॉजिटिव काम ही करेंगे। और अमेरिका तो उसके जो आप अगर लोग देखें, स्टीव जॉब्स देखें और बड़े लोग देखें, वो माइग्रेंट्स के ही बच्चे हैं। तो इट्स अ बिग डिबेट ओवर हियर एज वेल। एंड आई थिंक ये जो हो रहा है इजिप्ट वगैरह में, दिस विल कंटिन्यू टू फॉस्टर दैट पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन इन यूरोप एंड अमेरिका इन पर्टिकुलर। Well, let's look at how the European countries have been taking it. I think बहुत इस वक्त ग्रीस में भी बहुत सारे एहतजाज इस वक्त एहतजाज हो रहा था in terms of how the Greek government dealt with it. So ये जो particular boat थी, it was followed by the coast lifeguard when it capsized. इसका मतलब क्या है कि इन लोगों को बचाया जा सकता था और नहीं बचाया गया था. They actually called several migrant helplines, और they were afraid that it would capsize, यानी कि it would sink. लेकिन उनको नहीं बचाया गया. And we keep seeing that over and over again. इटली के करीब भी जब ये एक और इसी तरह एक illegal immigrants की boat was sunk as well. It's the same thing where Western governments are sort of reluctant because of I would say it's racism. And these are also places in some cases, for instance, अगर आप देखें Germany and other places जहाँ आपकी populations are aging very rapidly, and they're actually struggling to retain and fill jobs because they're discouraging immigration and migration. So I think that you're right. The conversation, it needs to it needs to shift as well. It's like UK, for instance, as well, has also has discouraged a lot of migration. Um, and it really breaks my heart when I think of what people do when they want to just find a better life for themselves. And getting out of countries jahan ko sirf se, it's not just where they can't find jobs, but where they may not have the freedom to practice their religion or exercise all their rights fully. If individual liberties unko nahi mil rahi hoti. There was one Hazara girl who died in the shipwreck off the Libyan coast. And Hazara migration, I've been a witness to it. आई थिंक I've उन्होंने तो met शायद पाकिस्तान के लिए हॉकी भी खेला था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, राइट? देयर वाज अ exactly, वेरी फेमस exactly. फेमस And लेडी, या। that stream of Hazara migration from Afghanistan to Pakistan, or Pakistan से they tried to go to Australia. वहाँ भी उनको बहुत मुश्किलात का सामना पड़ा. I met one in an asylum center in Jackson Heights in New York, and she had was still trying to find citizenship and a way to stay in the US. So it really breaks my heart. They can't stay in the country of where they were born or raised, and they're not being accepted elsewhere either. या एंड आई थिंक फॉर द ऑडियंस जो वेस्ट में है, अमेरिका में है, मैं डीसी में हूँ, तो यहाँ पे पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी सारे अफगान्स आए हैं, डोनेशंस कलेक्ट की जाती हैं, लोग अपने पुराने कपड़े देते हैं, फर्नीचर देते हैं। तो आप भी अगर इसी मगरबी मुल्क में हैं और सुन रहे हैं ये बात को, तो ज़रा अपनी कम्युनिटी में ही देखें। देर आर मुस्लिम सेंटर्स, देर आर चर्च ग्रुप्स, देर आर टेम्पल ग्रुप्स, देर आर गुरुद्वाराज, जो सारे इस काम में बहुत उन्होंने मदद की है माइग्रेंट्स की, अफगानिस्तान से, यूक्रेन से, बाकी लिबिया से, शाम से, जो भी सारे जहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो थोड़ी अपनी कम्युनिटी में भी देखें, और इफ़ यू कैन हेल्प, it's a good cause, right? If you can influence a life positively in your own community, that goes a long way. और एटलीस्ट मुझे तो खुद पता है, डीसी में हमने काफ़ी सारे अफगान्स देखे हैं इन द रीसेंट पास्ट आते हुए, और अब यूक्रेनियंस भी हम देख रहे हैं, और उसकी ड्राइव्स होती रहती हैं कम्युनिटी में। And just as a last note, there's I don't know if I have a count at the moment, लेकिन मैं आपको छोटा सा किस्सा सुना देती हूँ कि मैं कुछ महीने पहले इस्लामाबाद के एक होटल में ठहरी थी. तो वहाँ सारे अफगान बच्चे होटल के एंट्रेंस के बाहर खेल रहे थे. And I spoke to a few guards and people who were working at the hotel. These Afghans, educated, had been staying in that hotel for over a year, still waiting for asylum. बच्चे उनके स्कूल जा नहीं पा रहे थे, काम वो कर नहीं पा रहे थे, still waiting. Their stay was obviously being funded by charity groups, various countries as well. लेकिन they're stuck in limbo. And there's many Afghans who aren't, वो तो hotel था, there's many Afghans in Islamabad that are actually being put up in very, very appalling conditions. बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो काम नहीं कर पा रहे because they've all escaped the Afghanistan under the Taliban and now have nowhere else to go.
Yeah, so it's unfortunate and we'll keep following. I think इस पे अभी coverage और भी होगी कि networks क्या थे वगैरह. I know कि Zarar Khodo I think has been tweeting about this for a while now. पाकिस्तान के अंदर YouTube पे ये वीडियोस चलती हैं, TikTok पे होती हैं, नेटवर्क्स हैं, तो सोशल मीडिया का भी एक किरदार है इसके अंदर to clamp down on this type of trafficking networks as well, that take a lot of money and scam people or risk their lives, etc. On that note, I think इस हफ्ते के सारे यही टॉपिक्स थे अंबर. विनर्स एंड लूजर्स की तरफ बढ़ते हैं. मेरा विनर इस हफ्ते जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड है. एशेस हैज स्टार्टेड and Usman Khwaja has scored a century in the Ashes, which is always exciting to see a Pakistani origin player abroad do well. तो I'm excited by the way this Ashes has started as well. तो मजे की सीरीज होगी. Australia has come on the back of a World Cup Test Championship, a World Test Championship. इंडिया को उन्होंने इंग्लैंड में हराया और अब Ashes खेल रहे हैं, तो will be interesting. And I think my loser of the week, Amber, is Ishaq Dar for reasons we already talked about. कि वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ. तो मुझे लगता है कि एक काफ़ी सारी, एक तो नहीं, अहादीस हैं गुस्से के ऊपर, कि इंसान को जब गुस्सा आ रहा हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप पानी पिएं और ज़रा ठंडा अपने दिमाग को करें. तो मुझे लगता है डार साहब को वो अहादीस थोड़ी गौर से पढ़नी चाहिए और सोच समझ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इंटरव्यूज देने चाहिए. Okay, so sadly, both my winner and loser are political. My winner actually is going to be Jamaat Islami, और मैं उनकी बहुत सारे social cultural issues से इत्तेफाक नहीं करती उनकी position से. Incidentally, I want to say, but I do think that we need a credible or an opposition that is able to use all the means it has to win and oppose. यानी कि चाहे आप एहतजाज करें, चाहे अब आप कानून यानी कि असेंबली में बैठ के करें, या आप you take legal recourse as well. So I do think that despite the fact that mayorship nahi mili, I think the Jamaat Islami did put up a good fight. तो अंबर There's इस some people in हफ्ते Jamaat. मुझे जमाती कहा गया सोशल मीडिया पे, तो अब इस एपिसोड और इस विनर के बाद आप भी मेरे साथ इस जमाती सफ में खड़ी हो गई हैं. Look, I mean, look, a democracy without without a credible, strong opposition is not a democracy, right? I mean, you need that. इसीलिए मुझे अफसोस होता है जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, despite I have been one of their strongest critics, लेकिन I don't like the way it's being dismantled. You still need a good opposition, at least. Anyway, that's a long story. So that's my winner of the week, and my loser of the week is Boris Johnson. क्योंकि उन्होंने जब कोविड हुआ था उस वक्त बड़ी मजे से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टीज की. देयर वाज एन इंक्वायरी कमिटी, उसकी फाइंडिंग्स रिलीज नहीं हो रही, और and he keeps saying he is bewildered and appalled at what is happening. He's my big loser of the week, and I think it tells you ये जो populists होते हैं इनके साथ ऐसा ही होता है eventually. मकाफाते अमल जो है वो बोरिस जॉनसन की तरफ आ चुका है. Wait for that. Yeah, exactly. वो मकाफाते अमल उनके साथ हो जाता है. So yeah, he's my loser of the week. Yeah. All right. Well, on that note, thank you so much for tuning in. As always, we are both on Twitter, so leave your comments over there or in the description comments box on the YouTube channel. And if you like us to cover specific topics, let us know. I know कि हमने कुछ महीनों पहले, अब तो महीने हो गए अंबर, के मलिक रियाज के ऊपर एक्सप्लेनर वादा किया था. वो मुझे हर एपिसोड के बाद मैसेज आता है कि आप कब करेंगे, तो वो करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, but other events take over. So that's a work in process as well, and we will cover that soon enough. Until then, until next week, Khud Hafiz. Good Hafiz.